नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड यूके SSC नकल कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिद ने बिना तैयारी 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया। बड़ा खुलासा हुआ है जहां यूके SSC मामले में आरोपी मास्टरमाइंड खालिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां सामने आया है कि खालिद ने बिना तैयारी के 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया था। घर से ना उसकी किताबें मिली हैं, ना ही कॉपियां मिली हैं। 5 परीक्षाओं में शामिल वो नहीं हुआ था और बाकी में उसके अंक कम आए थे। कई परीक्षाओं की योग्यता भी उसकी पूरी नहीं है। एसआईटी को नकल और सांठगांठ की गहरी साजिश का अब शक होने लगा है, जिसके बाद उसके पास से मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक मोबाइल फोन उसका गायब है और दूसरे को उसने फॉर्मेट किया हुआ है। डेटा रिकवरी से 2 साल के संपर्कों की अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एसआईटी का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। यूके SSC मामले में खालिद को गिरफ्तार किया गया और अब उससे पूछताछ जारी है। इसी के साथ साथ खालिद को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासा हुआ है कि उसने बिना किसी तैयारी के ना ही उसके घर से कॉपियां मिली हैं, ना ही सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई किताबें मिली हैं। फिर भी खालिद ने 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया था, जहां उसके 5 परीक्षाओं में कम अंक आए थे और जहां उसने कई सारी परीक्षाएं नहीं भी दी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से लगातार एसआईटी का एक्शन यूके SSC मामले में देखने को मिल रहा है, अब खालिद को लेकर कई सारी बातें सामने आई हैं, खुलासे हुए हैं, क्या कुछ वो खुलासे हैं? देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि यूके SSC नगर कांड के लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और एसआईटी जांच में आरोपी खालिद को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश किया गया है। कहा जा रहा है कि बिना तैयारी के 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आवेदन जो है उसके द्वारा किया गया था और 5 परीक्षाओं में शामिल नहीं हुआ था, बाकी में कम अंक आए थे। और इतना ही नहीं, एसआईटी ने अभी हाल ही में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसको लेकर के खालिद के घर पर जिस तरह से दबिश दी थी और वहां पर जाकर के पूछताछ की थी। हालांकि ये माना जा रहा था कि बहन जो है कहीं ना कहीं जो है किताबें और दस्तावेज जो है हाथ लगे हैं, लेकिन घर से ना किताबें मिली है, ना कॉपियां भी बरामद हुई है, ना ही कोई पेपर बरामद हुआ है। लेकिन कई परीक्षाओं की योग्यता भी पूरी नहीं कर पा रहा था। एसआईटी के नकल और सांठगांठ की गहरी साजिश का शक जो है वो कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है, क्योंकि एक मोबाइल गायब है, दूसरा फॉर्मेट मिला है, लेकिन जो फॉर्मेट मोबाइल है उसकी डाटा रिकवरी के लिए जांच कराई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि 2 साल के संपर्क किस तरह के थे, उनकी पूरी जांच जो है डाटा रिकवरी के बाद की जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद से खालिद को गिरफ्तार किया गया, उसके संपर्कों को जो है संदिग्ध मानते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है, तो निश्चित तौर पर बड़ा खुलासा एसआईटी कर सकती है। हालांकि इसमें सीबीआई की जांच की मांग जो छात्रों द्वारा की गई उस पर संतुष्टि की गई थी, लेकिन अभी केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। उसके बाद वहां से उसकी संतुष्टि होने के बाद सीबीआई को ये मामला हैंड ओवर होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो एसआईटी इसके पूरे मामले की हर पहलू पर जांच करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे खालिद को लेकर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, उसके सारे जो नेटवर्क है उन्हें खंगाला जा रहा है। ऐसे में जहां पर ये एग्जाम कराया गया था, जहां से खालिद ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, उस केंद्र पर भी कोई एक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि वहां कई जो कक्षाएं थी उसमें जैमर लगाए गए थे और किसी में नहीं लगाए गए थे, और जो खालिद जिसमें मौजूद था वहां पर ना कैमरे थे ना जैमर थे, ऐसी बातें सामने आई हैं। तो इस पर क्या कुछ पुलिस कर रही है, एसआईटी कर रही है? देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने कि केंद्र भी जो है बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वहां तक पहुंचना, वहां पर कैमरों पर सवाल उठना, वहां पर जैमर पूरे प्रॉपर तरीके से काम न करना, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। और ऐसे में एसआईटी इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर इस पूरे मामले पर जो है जांच कर रही है, हर पहलू पर जांच की जा रही है। और जो उस दौरान वहां कर्मी ड्यूटी पर थे उनको भी जो है संदिग्ध माना गया है, उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले में होगी। आखिरकार किस व्यक्ति की संलिप्तता थी कि मोबाइल अंदर गया, वहां पर जो है जैमर्स नहीं थे, और अगर जो जैमर्स थे वो 4G के काम कर रहे थे, 5G को नहीं रोक पा रहे थे, तो ऐसे में किस तरह से पूरा प्रकरण था कि खालिद उसी कमरे में मौजूद था जहाँ पूरे तरीके से जैमर काम नहीं कर पा रहा था या कैमरे नहीं थे। तो निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखाता है, और उसी को लेकर एसआईटी पूरे प्रकरण पर जांच कर रही है। जल्दी माना जा रहा है कि केंद्र के लोगों से भी पूछताछ होगी जो वहाँ सेंटर पर मौजूद थे, और उसके बाद जो है इस पर बड़ा खुलासा जो है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, क्या कुछ आगे खुलासे होते हैं। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक नायक विनोद कुमार को क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने 1500 से ज्यादा महिलाओं को हैवी ड्यूटी सिलाई मशीन पर प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। नई दिल्ली के मान कशा ऑडिटोरियम में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव 2025 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और थल सेना प्रमुख और भारत सरकार के पूर्व सैनिक कल्याण सचिव ने सम्मानित किया है। करना चाहते हैं जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया और ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का काम है तो मैंने बहुत छोटपन से देखा। तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपना कौशल का परिचय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज भारत सरकार के द्वारा माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा विनोद जी को और एक अपने अन्य फौजी भाई को सम्मानित किया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे सैनिक, क्योंकि सैनिक बहुत छोटी उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं, 36-37 साल, नायक हैं तो 40-42 साल, तो ऐसे उनको और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं और 4 अन्य लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। देखो, जब किसी को भी पारितोषिक मिलता है तो खुशी तो ज़रूर होती है ना, ये तो है ही। और इसको मिलने का कारण मेरे साथ मेरा समाज भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे सहयोगी भी हैं और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयमेंट वाले, वो भी रहे हैं। तो सभी के मिलके ये मेरे को अचीव हुआ है। नैनीताल पुलिस ने एसएसपी के निर्देशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। लालकुआ और मुखानी में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि 13 मार्च को मनोज पाठक ने थाना मुखानी में चोरी की तहरीर दी थी। चोरों ने उसके घर से जेवर और 20,000 रुपए चोरी किए थे। इसके बाद एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से चोरों का पता लगाया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घटनाओं में सीसीटीवी कैमरे और हमारी एसओजी, हमारे दोनों थानों की टीम को लीड किया हमारे सीसीटीवी साहब ने, और इसमें हमारी एसओजी और सीसीटीवी जो हमारे एक्सपर्ट हैं इसरार अली और भी काफ़ी लंबी टीम है, इनके द्वारा सैकड़ों कैमरे सीसीटीवी खंगाले गए और तब जाके इसमें एक अभियुक्त प्रकाश में आया कि, और साथ ही जो लालकुआ में जो घटना हुई उसमें भी ये देखा गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार महिला अस्पताल में फर्श पर प्रसव के मामले में एचएनएन की खबर का असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सलोनी पंत की कोई सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी हैं। साथ ही लापरवाह नर्सिंग स्टाफ पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। जांच अधिकारी सीएमएस रणवीर सिंह ने साफ कहा है कि मानवीय घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो है जो एक्चुअल में जो है थैली जो होती है बच्चेदानी पे, वो लीक जो हुई है, उसके बाद में जो है क्या कहते हैं एएनसी बेड होता है, डिलीवरी वहाँ पर हुई है। तो जो भी सूचना थी वो हमने उनको दे दी है सर को, और सर की तरफ से जो एक्शन लिया गया है सीएम साहब की तरफ से। ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, ताकि जो है जब आदमी को दर्द होता है तो आदमी तो सोचता है जान बचे, कैसे भी बचे, मेरी जान बचे। तो आदमी जब तड़फेगा और यहाँ इलाज नहीं मिलेगा तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा, और प्राइवेट अस्पतालों में जब मान लिया 1 लाख रुपए डिलीवरी के लग रहे हैं, तो 1 लाख में से पता चला 25,000 40,000 फिर वापस जो है यहाँ के अधिकारियों को आ रहे हैं, और यही पैसा जो है ऊपर फिर धामी जी तक जा रहा है। इसलिए ये हो रहा है, ये कोई लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के हो रहा है। आज ही हमारे जब हम आए ये शिकायत लेके परसों के वाकये की, तो आज ही हमारे सामने एक जो है नवयुवक अपनी पत्नी को गोद में लेके।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से कल पूरा मामला सामने आया था, वीडियो वायरल हुआ था और एचएनएन ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया और अब एक्शन देखने को मिला है। जो डॉक्टर है, जो लापरवाह डॉक्टर थे, उन पर एक्शन लिया गया है और क्या क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको से कहा जा सकता है कि हरिद्वार में एचएनएन की खबर का एक बड़ा असर देखने के लिए मिला है, क्योंकि हरिद्वार में जो मामला हुआ था महिला अस्पताल में, एक जो गर्भवती महिला थी, जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी तो वहाँ पे जो तमाम डॉक्टर थे उन लोगों ने उसको जो है बाहर निकाल दिया था। हालांकि इस दौरान जो महिला थी उसको जो बच्चा था वो फर्स्टी हो गया, जिस वजह से यहाँ पे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जिसका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इसके बाद यहाँ पे एचएनएन ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तो यहाँ एचएनएन की खबर पे संज्ञान लेते हुए तमाम जो अधिकारी थे उन लोगों ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच में ये निकल के सामने आया कि जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर थे और जो स्टाफ था, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता था कि जो महिला थी, गर्भवती महिला थी, वो फर्स्ट पे बैठी हुई थी। हालांकि जो उसके परिजन थे वो बार बार इस बात को कहते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे थे कि बेड खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर जो है एडमिट नहीं कर रहे। जिसके बाद यहाँ पे जांच कमेटी ने एक जांच की, जांच में डॉक्टरों की लापरवाही निकल के सामने आई थी। तत्काल प्रभाव से जो डॉक्टर सोलानी थी, उसकी तमाम जो सेवाएं थी वो यहाँ पे समाप्त कर दी गई है। यहाँ पे अधिकारियों को ये पत्र भी लिखा जा रहा है कि आगे कभी इस डॉक्टर को जो सुविधा पे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब न दी जाए, इस तरीके के पत्र भी यहाँ पे जारी किए गए। हालांकि इस मामले के बाद कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मैदान में आगे तो सरकार को घेरने का काम किया था, जिसके बाद यहाँ पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। हालांकि धामी का पुतला भी दहन करने की बात की गई थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचे, पुलिस ने जो पुतला था वो छीन लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा विवाद ये हो गया था, जो कार्रवाई के बाद हरिद्वार की जो जनता थी उनको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं जो महिला थी, जो महिला थी, उसके साथ जो नाइंसाफी की गई थी, अब उसने उसको इंसाफ मिला है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे एक्शन भी देखने को मिला है और जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर कार्रवाई की गई है, ऐसे में पहले भी इस हॉस्पिटल से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जो आरोपी, जो लापरवाह डॉक्टर है और स्टाफ भी है, उनने पहले भी किसी इंसान के साथ इस तरीके की हरकत की है? बिल्कुल, देखिए जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल उसके बाद तमाम जो हरिद्वार के लोग थे, जो यहाँ की जनता थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कमेंट और जो बातें थी वो यहाँ पे लिखी गई थी। इस दौरान एक बड़ा मामला ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 2024 में भी ऐसे एक मामला सामने आया, जिसमें जो महिला थी वो अगस्त के वहां में जब हॉस्पिटल पहुंची थी और यहाँ पे वो भी गर्भवती बताई जा रही थी, जब डॉक्टरों को बोला गया कि इसको जो, लेकिन डॉक्टरों ने एडमिट नहीं किया था, जिस वजह से जो महिला थी उसने बच्चे को सीढ़ियों पे ही जन्म दे दिया था। हालांकि इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल अब होने लगा है, जिसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे हॉस्पिटल है उनके जो निगाह है वो सोशल मीडिया में बनी हुई, क्योंकि ऐसा एक हॉस्पिटल नहीं है। हालांकि हरिद्वार का महिला जिला अस्पताल था जिसमें इस एक घटना होती, क्योंकि सरकार लाख दावे करती है कि महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन ऐसे में जब ऐसी वीडियो घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। लगातार ही इस हॉस्पिटल की निंदा सोशल मीडिया पे भी की जा रही है। लगातार जो समाज सेवी है वो भी कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी शेंकी कुमार ने नशे की हालत में एक के बाद एक कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरी घटना मसूरी डायवर्जन के पास घटी, जहां शेंकी कुमार अपनी निजी कार में सवार थे और वर्दी में भी नहीं थे। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मामले की जानकारी एसएसपी अजय सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए शेंकी कुमार को सस्पेंड कर दिया है। जहां थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया गया है, क्योंकि थाना प्रभारी ने नशे में कई सारी गाड़ियों को टक्कर मारी है। थाना प्रभारी ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां नशे की हालत में वो गाड़ी चलाते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ कई सारी गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध किया, जिसके चलते एसएसपी को इसकी जानकारी मिली। एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, थाना प्रभारी को तुरंत से सस्पेंड किया गया है। एसएसपी ने एक्शन लिया और इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी नशे की हालत में धुत नजर आए और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए नजर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां थाना अधिकारी, थाना प्रभारी लगातार नशे में गाड़ियों को टक्कर मारते नजर आए और अब सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रही है?
देखिए भैया, ये राजपुर रोड का पूरा मामला है। एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया था और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसका संज्ञान जो है एसएसपी देहरादून ने लिया और उसमें थाना अध्यक्ष राजपुर जो थे सेंकी, उनको जो है निलंबित किया गया है क्योंकि वह नशे की हालत में थे और ड्रिंक एंड ड्राइव जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई थी एक्सीडेंट के दौरान। और प्रथम दृष्टा वीडियो में सरकारी कर्मचारी होने के दौरान उनका जिस तरह से आचरण गलत पाया गया था, उसके बाद जो है जिस तरह से वे थाने में खुद पुलिस थे और उसके चलते जो है शिकायत हुई और शिकायत के बाद जो है पूरा मामला दर्ज किया गया है। उसी थाने में दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट किया है कि कानून सबके लिए बराबर है। वही उप निरीक्षक दीपक धारीवाल को जो है थाना अध्यक्ष कालसे से हटाकर राजपुर थाने का प्रभारी बना दिया गया है। वही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है जिस तरह से टैंकी जो है उनके खिलाफ देखने को मिली है। निश्चित तौर पर पुलिस ने एक बार ये साबित किया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई कोई मामला आता है तो उसमें जो है चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और रात में जिस तरह से पूरा मामला संज्ञान में है, वीडियो वायरल हुई, उसके बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो गई है, लेकिन जिस तरीके से ये कार चलाते हुए टक्कर मारते हुए नजर आए तो किसी को चोटें आई हैं क्या, कुछ इसमें जानकारी मिल पाई है? देखिए, इसमें जो दूसरी गाड़ी में मौजूद लोग थे उनको जो है हल्की फुल्की चोटें आई हैं। रात ही उनको जो है अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रकरण को देखा गया तो वहाँ लोग गुस्सा हो गए। उसके बाद ये जब पूरा प्रकरण ये सामने आया कि ये खुद स्वयं थाना अध्यक्ष है और जो है इस तरह से नशे की हालात में गाड़ी को चला रहे थे और उसके बाद इस तरह की स्थिति सामने आई तो लोगों का गुस्सा वहाँ फूट गया। तत्काल जो है कार्रवाई की मांग करने लगे और वहाँ पर वह वीडियो में देखा भी जा रहा है कि बचते हुए निकलते हुए नजर आ रहे थे कि वहां से वो मौके से निकलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रकरण पर जो है जिस तरह से इस मामले को लेपापोती करने में लगी हुई थी। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो एसएसपी ने संज्ञान लेकर तुरंतकाल जो है कार्रवाई की है और निलंबित करने का काम किया। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने सनसनी फैला दी है। वहीं पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई कर 5 आरोपियों इमरान, इस्लाम, असगर और उर्फ नन्हे और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मृतका की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, वहीं पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। जसपुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 को गिरफ्तार किया गया है, इसी के साथ उन पर मुकदमा भी दर्ज किया है। आगे क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। मृतका की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 29 सितंबर को थाना कुंडा में वादिनी द्वारा अपनी 15 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की तहरीर दी गई। थाने में तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर बालिका की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि इमरान नाम का युवक जो पीड़िता के पड़ोस में रहता था, वह कुछ अन्य लड़कों के साथ मिलकर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब बालिका ने घर लौटने की बात कही तो पकड़े जाने के भय से उसकी इन सभी ने मिलकर हत्या कर दी। इस घटना में शामिल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गठित पुलिस टीम के द्वारा मैनुअल और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से तत्काल कार्रवाई कर 24 घंटे के अंदर इस जघन्य अपराध का सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में भारत एक वैश्विक नवाचार महाशक्ति के रूप में उभरा है, जो गर्व से दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का स्थान रखता है। ये DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की शानदार वृद्धि, यूनिकॉर्न उद्यमों में उछाल और उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं के लिए अनुकूल वातावरण की तरफ से संचालित एक प्रभावशाली उपलब्धि है। 1 सितंबर 2025 तक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने देश भर में 1.89 लाख से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के श्रम बाजार के उत्प्रेरक और नवाचार उत्प्रेरक दोनों के रूप में दोहरी भूमिका को दर्शाते हैं। ये विकास गाथा केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। 51% से ज्यादा स्टार्टअप अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में शुरू हो रहे हैं, जो पारंपरिक शहरों से अब परे उद्यमशील ऊर्जा और नवाचार के एक शक्तिशाली
विविधीकरण का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्टार्टअप इंडिया के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित और देश के दीर्घकालिक विकास पथ का आधार बना ये आंदोलन आर्थिक आधुनिकीकरण को समावेशी क्षेत्रीय उत्थान के साथ जोड़ता है, साथ ही विकसित भारत 2047 की प्राप्ति की ओर बढ़ते कदम के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्र भी फल फूल रहे हैं। स्टार्टअप स्थानीय से लेकर वैश्विक बाजारों तक के समाधान तैयार कर रहे हैं और भारत को एक प्रतिभा निर्यातक से रोजगार सृजन करने वाले केंद्र के रूप में पुनः परिभाषित कर रहे हैं। ये मजबूत वृद्धि, त्वरित अनुमोदन, कर प्रोत्साहन और इन्फ्लेशन समर्थन जैसे सक्षम नीतियों द्वारा संचालित है, जो चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों में भी उद्यमशीलता को गति प्रदान करता है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ विमर्श और बदलाव की कहानी नहीं है, ये जनसंख्यिकीय लाभांश, तकनीकी लोकतांत्रिकरण और राजनीतिक नीतिगत ढांचे का उपयोग करके नवाचार को बढ़ावा देने के साथ समृद्धि और अवसर प्रदान करते हैं। देश 2030 और उसके बाद $7.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं स्टार्टअप भारत के भविष्य के इंजन और प्रतीक दोनों के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जनवरी 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल भारत की नवाचार यात्रा का आधार रही है। इसने नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण किया है। इसके तहत कर, छूट, श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्वयं प्रमाणन आसन और सार्वजनिक खरीद मानदंड और इंक्यूबेशन मेंटरशिप सहायता प्रदान की गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता को नए सिरे से परिभाषित किया है और अनगिनत युवाओं को नवोन्मेषी विचारों को सफल उद्यमों में बदलाव देने के लिए सशक्त बनाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।